हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, काफ़ी समय से एमसीक्यू की क्लासेस रुकी हुई थी। आपके मैसेज आ रहे थे कि सर क्लासेस को कब कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारी परीक्षाएं चल रही हैं। तो फाइनली आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और जैसा कि आपको पता था कि हमारी क्लासेस चैप्टर वाइज चल रही थी, तो हमने आपका पिछली वाली क्लासेस में हिस्ट्री को देख लिया था। ठीक है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का कंप्लीट इतिहास हमने देख लिया है और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, आप जा करके चेक कर लीजिएगा। आज मैं आपको ध्वनि से आगे लेकर के चलने वाला हूं, यानी कि आज हमारा यूनिट ये सेकंड रहने वाला है। ठीक है, और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सीरीज रहने वाली है। तो सभी प्यारे साथी इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना। और आपको मैं बता दूं, जो हमारे प्यारे साथी एमपी की तैयारी कर रहे हैं, एमपी मेंस, आपका वर्ग 2 वर्ग 3, अगर आप वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज और नोट्स अवेलेबल हैं। आपको शिक्षा प्लानेट की शिक्षा प्लानेट, आप शिक्षा प्लानेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से जाकर के आप नोट्स और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बेहतरीन आपके लिए और नोट्स हैं और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए, बिल्कुल हम ध्वनि स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्वनि का बारीकी से चीज़ों को लेके चलेंगे। तो ध्वनि के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक्रोस्टिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या डायनेमिक्स, बताइएगा। देखिए, ध्वनि अध्ययन को आपका ध्वनि विज्ञान कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एक्रोस्टिक कहते हैं। ठीक है, ध्वनि विज्ञान क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आया हूँ, जो कि आपको आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण आपका रहेगा। तो देखिए, ध्वनि विज्ञान ध्वनि के उत्पादक, संचारण और ग्रहण करने की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ध्वनि की उत्पत्ति का आधार क्या है, बताइए। ध्वनि की उत्पत्ति का आधार क्या है? तापमान, दाब, कंपन या वाइब्रेशन या फिर ऊर्जा। देखिए, ध्वनि की उत्पत्ति का मूल आधार कंपन है, आघात है। ठीक है, कंपन आप आघात भी कह सकते हैं। देखिए, आघात जब हम करेंगे उसी के द्वारा कंपन उत्पन्न होगा और ध्वनि उत्पन्न होगी। क्लियर? तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए, जब कोई वस्तु कांपती है तो वह ध्वनि उत्पन्न करती है। कंपन के बिना ध्वनि संभव नहीं है। और संगीत का मूल आधार भी ध्वनि है, ये भी ध्यान रखना। संगीत का मूल आधार क्या है? आपका ध्वनि। ठीक है, संगीत का मूल आधार। ठीक, नेक्स्ट, संगीत में किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग किया जाता है? अप्रिय ध्वनि, शोरगुल वाली ध्वनि, मधुर ध्वनि या सभी प्रकार की ध्वनि का। अब देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संगीत में किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, संगीत के लिए मधुर ध्वनि होना चाहिए। अगर हम नाद की बात करेंगे तो देखिए, नाद दो प्रकार का होता है, आहत और अनाहत। ठीक है, तो आहत नाद का प्रयोग हम संगीत के लिए करते हैं, अनाहत नाद का नहीं करते हैं, क्योंकि अनाहत नाद आपका मोक्ष प्राप्ति का साधन होता है। साधु महात्मा अनाहत नाद के द्वारा साधना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका मधुर ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, अप्रिय ध्वनि का नहीं करेंगे। शोरगुल राव, देखिए शोरगुल ध्वनि क्या होती है? आप मार्केट में जब जाते हैं तो आपको जो ट्रैफिक होता है वहाँ पर बहुत सारी अलग तरह की हॉर्न की आवाज़, चिड़चिड़ाहट और बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, उसको शोरगुल कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की ध्वनि का भी हम संगीत में प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माध्यम ध्वनि के संचरण में सहायक नहीं है, बताइए। ध्वनि का संचरण समझते हैं, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कौन सा माध्यम यहाँ पर आवश्यक नहीं है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात।
देखिए ध्वनि आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों में विचरण करती है या कहें संचरण करती है, लेकिन निर्वात में, वैक्यूम में आपका ध्वनि संचरण नहीं करती है। ठीक है, वैक्यूम में आपका ध्वनि संचरण नहीं करती है, इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए ये आपको जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हैं, इक्वल एजुकेशन। ठीक है, तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ बेहतर तरीके से लेकर के आया हूँ, और बेहतर मीन्स आपका आंसर के साथ साथ डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। अब देखिए आप यहाँ पर देखेंगे व्याख्या, ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती, तो ध्वनि के लिए माध्यम होना अति आवश्यक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट, मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है या कितनी फ्रिक्वेंसी की ध्वनि को सुन सकता है? 1 हर्ज से लेकर के 10 हर्ज, 20 से 20,000, 30,000 से 40,000 या 50,000 से 60,000। देखिए मानव कान 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज की ध्वनि को ही सुन सकता है, इसका ध्यान रखना। क्लियर? अब देखिए आपका जो 20 हर्ज है और 20,000 हर्ज है, इसको हम इजीली सुन सकते हैं। अगर इस 20,000 से ऊपर जाएंगे तो हमारे कान नहीं सुन पाएंगे, और 20 हर्ज से नीचे जाएंगे तब भी हमारे कान नहीं सुन पाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ से, आपका जो 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 20 हर्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए? पराश्रव्य तरंग, अपश्रव्य, ध्वनि की सीमा या गूंज, बताइए? 20 हर्ज से कम, 20 हर्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, बताइए? देखिए इसको आपका अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, सबसोनिक वेव्स। क्लियर? और बात करें वहीं पर आपसे 20,000 हर्ज से ऊपर की ध्वनि को, तो 20,000 से ऊपर की ध्वनि को आपका अल्ट्रासोनिक कहते हैं। आप यहाँ पर लिख भी लीजिए, ये आपका 20,000 हर्ज से ऊपर अल्ट्रासोनिक कहते हैं, पराश्रव्य तरंग इसको कहते हैं। अपश्रव्य आपका 20 हर्ज से कम, ध्यान रखना। क्लियर? नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? वायु, जल, ठोस या निर्वात? देखिए और मैंने अभी आपको बताया था ध्वनि आपका किसी न किसी माध्यम में विचरण करती है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्वनि के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक होता है, उत्पादक, नंबर 2 माध्यम, और नंबर 3 ग्राहक। उत्पादक क्या होता है? जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। मैंने आपको बताया ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, तो आपका कंपन से, कंपन आपका आघात से उत्पन्न होता है। तो जैसे कि हम तबले पर आघात करते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन होता है, वहाँ से ध्वनि निकलती है। फिर ध्वनि माध्यम में जाती है, यानी कि आपका माध्यम होता है ठोस, द्रव और गैस, ये 3 माध्यम रहते हैं। ठीक है, तो माध्यम से होते हुए ध्वनि ग्राहक तक पहुँचती है। ग्राहक यानी कि जो सुनता है, जो सुनने वाला होता है उसको ग्राहक कहते हैं। ठीक है, तो ग्राहक हमारे कान हो जाएंगे। तो ये 3 ध्वनि के लिए महत्वपूर्ण फैक्टर रहते हैं। तो यहाँ पर ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? देखिए माध्यम की बात हो रही है, क्योंकि माध्यम में ही आपका विचरण करती है, तो ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठोस द्रव आपका जल हो जाएगा, गैस आपका वायु हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि विचरण नहीं करती है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? 100 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 500 मीटर प्रति सेकंड, 1000 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ध्वनि में वायु में ध्वनि का वेग आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर? 300, ध्यान रखना यहाँ पर 332 मीटर प्रति सेकंड होता है।
और जो तापमान के साथ बदलता भी है। जैसे जैसे तापमान आपका रहता है, तापमान पर डिपेंड करता है आपका ध्वनि। तो आगे क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको भी क्लियर कर दूंगा। जब कोई ध्वनि किसी सतह से टकराकर लौटती है तो उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब कोई ध्वनि किसी सतह से टकरा करके वापस लौटती है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर व्यतिकरण, बताइए। देखिए, किसी सतह से टकरा करके वापस लौटना आपका परावर्तन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है आपका? ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर लौटती है तो उस ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। रिफ्लेक्शन उसको आपका इंग्लिश में बोलते हैं। क्वेश्चन आपका इंग्लिश नेम से ही आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट, गूंज। गूंज यानी कि इको उत्पन्न होने के लिए परावर्तक सतह से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 5 मीटर, 10 मीटर, 17 मीटर या 34 मीटर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। गूंज के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके सभी बताइएगा। तो देखिए, इसके लिए आपका 17 मीटर की दूरी होना चाहिए, तभी आप इको को सुन पाएंगे। ठीक है, कितना? 17 मीटर की और दूरी होनी चाहिए, तभी गूंज इको सुनाई देती है। अगर समय की बात करेंगे तो आधा सेकंड। ठीक है, आधा सेकंड आपका समय लगता है इसमें। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है, बताइए। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ट्ज, वाट, मीटर प्रति सेकंड या डेसिबल? देखिए, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक आपका डेसिबल होता है। क्या होता है आपका? डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट, दो ध्वनि तरंगों के मिलने से उत्पन्न होने वाली थरथराहट को क्या कहते हैं? देखिए, दो ध्वनि तरंगों के उत्पन्न होने से थरथराहट जो उत्पन्न होती है उसको आपका डोल कहते हैं, बीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट्स। जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट, अनुनाद कब होता है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुनाद कब होता है, जिसे रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस, जब दो ध्वनियों की आवृत्ति अलग हो, जब ध्वनि निर्वात में यात्रा करे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को उसी आवृत्ति पर क्या हो जाए, उसी आवृत्ति पर कंपित करे, जब ध्वनि धीमी हो, तो अनुनाद कब होता है? ध्यान रखना, अनुनाद आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को उसी आवृत्ति पर कंपित करे। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, जो आपका सितार होता है, सितार में मुख्य आपके 7 तार होते हैं, मुख्य 7 तार होते हैं और तरब के तार होते हैं। जब हम मुख्य तार को छेड़ते हैं तो तरब के तार स्वतः झनकृत होते हैं, यानी कि गूंज बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो तरब के तार होती हैं वह आपका अनुनाद के कारण ही झनकृत होती हैं। तो इससे आप समझिएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को उसी आवृत्ति पर कंपित करे, यानी कि एक वस्तु यानी कि जो मुख्य तार है वह जो दूसरे तार हैं तरफ के तार उनको उसी आवृत्ति पर कंपित कर रहा है, तो ये आपका अनुनाद का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो अनुनाद का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ध्वनि के व्यतिकरण, बताइएगा। ध्वनि के व्यतिकरण का परिणाम क्या होता है, बताइए। इंटरफेरेंस, ध्वनि की तीव्रता घटती बढ़ती है, ध्वनि समाप्त हो जाती है और ध्वनि की नई तरंगें बनती हैं, उपरोक्त सभी बताइए। ध्वनि व्यतिकरण, जिसे आपका इंटरफेरेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्वनि की तीव्रता घटती बढ़ती है, ध्वनि समाप्त हो जाती है, ध्वनि की नई तरंगें बन सकती हैं इंटरफेरेंस के कारण, व्यतिकरण के कारण। महत्वपूर्ण है आपका। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल। तो ये आपका आज का जो हमारा सेट था उसमें 14 क्वेश्चन थे। आगे मैं आपको क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाने वाला हूं, बट आपको कमेंट करके बताइएगा जो हमारा पहले वाला प्रयास था उसी के आधार पर हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, तो आपको कैसा लगा क्लास, आपको कैसा लगा क्लास को हम कंटिन्यू करें या ना करें। ठीक है, अगेन मैं आपको बोलना चाहूँगा जो हमारे प्यारे साथी MP मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नोट्स
प्लस टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, आप शिक्षा प्लानेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहाँ से सारी की सारी अपडेट मिल जाएगी। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।